न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग कोर्स में मैं अनूप कुमार प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग कोर्स में जो आज के विषय लेकर के आया हूं वो है हेपरिन। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने न्यूरोथेरेपी में हेपरिन फार्मूला के नाम सुने होंगे और ये हिपेरिन फार्मूला जो होते हैं हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला में से एक है, जो शरीर के अंदर बनने वाले जो हेपरिन केमिकल है उनको उकसाने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि वास्तव में ये हिपेरिन क्या होता है, हेपरिन क्या होता है, इनके बारे में समझते हैं। दोस्तों, ये जो हेपरिन फार्मूला कई प्रकार के होते हैं हमारे शरीर में। हर एक हेपरिन फार्मूला का अपना अपना एक विशेषता है, अपना अपना एक निश्चित कार्य होता है। हेपरिन या हिपेरिन का मुख्य कार्य तो ब्लड क्लॉट को खत्म करना या ब्लड क्लॉट बनने नहीं देना, या पुराना ब्लड क्लॉट बना हुआ है तो उनको डिजॉल्व करने का काम हेपरिन का होता है हमारे शरीर में, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग को रोकने वाले, खत्म करने वाले या नए क्लॉट बनने से रोकने वाले जो केमिकल होते हैं, जिसे हम लोग हेपरिन के नाम से जानते हैं। इसे ब्लड थिनर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ये जो हेपरिन जो होते हैं ना, ब्लड को गाढ़ा होने नहीं देता, ब्लड के नॉर्मल जो सांद्रता है उनको बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हेपरिन केमिकल का होता है, जो हमारे शरीर के लिवर और लंग्स में ज्यादातर बनाए जाते हैं। इनके अलावा शरीर के कई अलग अलग जगहों पर मास्ट सेल के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं ये हेपरिन जो होते हैं उनके थोड़ा डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं वास्तव में ये होता क्या है। दोस्तों, हेपरिन संयुक्त रूप से पॉलीसेकेराइड या उच्च कार्बोहाइड्रेट के बने एक केमिकल या रसायन होते हैं, जो खून के थक्के यानी ब्लड क्लॉट को रोकने, घोलने या खत्म करने का काम करते हैं, या पुराना क्लॉट जो बना हुआ है उनको डिजॉल्व करने का काम करते हैं। साथ ही ये ब्लड थिनर का काम करते हैं, ब्लड को पतला बनाए रखने के लिए या ब्लड को निश्चित सांद्रता में बनाए रखने के लिए उपयोग में होने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण केमिकल या रसायन होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो हेपरिन जो होते हैं हमारे शरीर के विभिन्न जगहों पर स्थित मास्ट सेल के गोल्जी बॉडी के भीतर बायोसिंथेसिस किए जाते हैं, जो सामान्यतः मानव शरीर तथा कई अन्य बड़े जानवरों के फेफड़ों, लीवर, आंतों या स्किन या त्वचा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हेपरिन कहाँ बनते हैं? हमारे शरीर के मास्ट सेल में बनते हैं। मास्ट सेल में जो गोल्जी बॉडी पाए जाते हैं ना, उनके अंदर ये हेपरिन बनाए जाते हैं, प्रोड्यूस किया जाते हैं, निर्माण किए जाते हैं गोल्जी बॉडी के द्वारा। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी ही हेपरिन को बनाते हैं मास्ट सेल के अंदर। ठीक है, जो कई अलग अलग जानवरों में भी ये मुख्य रूप से बनाए जाते हैं, अलग अलग जानवरों हो या मनुष्य हो, इनके फेफड़ों, लीवर, इंटेस्टाइन या त्वचा में ज्यादातर ये बनाए जाते हैं। मनुष्य में सबसे ज्यादा लीवर और लंग्स यानी फेफड़ों में बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो हेपरिन जो होते हैं हमारे शरीर में लगभग 85% हेपरिन जो होते हैं ना, फेफड़ों तथा लीवर के मास्ट सेल में बनते हैं, तथा 15% शरीर के अन्य हिस्सों में स्थित मास्ट सेल जैसे इंटेस्टाइन यानी आंतों, स्किन यानी त्वचा, रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन, ठीक है, आंखों आदि में ज्यादातर बनाए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, 85% लीवर और लंग्स में बनाए जाते हैं, जबकि 15% शरीर के अलग अलग भाग जैसे आंख है, आंख की रेटिना है, स्पाइन है, स्पाइनल कॉर्ड है, स्किन है ना, इंटेस्टाइन है, इनमें मुख्य रूप से बनाए जाते हैं। इनके अलावा दोस्तों, ये जो हेपरिन जो होते हैं हमारे शरीर के लगभग 85% हेपरिन जो होते हैं फेफड़ों तथा लीवर के मास्ट सेल में तो बनाए जाते हैं, लेकिन इनके अलावा शरीर के अलग अलग जगह पर भी ये बनाए जाते हैं। और ये लीवर और मास्ट सेल, लीवर या फेफड़ों में ये जो हेपरिन जो होते हैं या लंग्स या लीवर के जो मास्ट सेल में ये जो हेपरिन जो होते हैं ना, उनके बनने का जो मुख्य कारण है कि इन दोनों अंगों में ब्लड सप्लाई या ब्लड सर्कुलेशन के समय किसी भी प्रकार के ब्लड क्लॉट नहीं बनने देना है, क्योंकि लीवर और लंग्स में ये 85% बनता है। इनके 85% बनने का मुख्य कारण क्या है? क्योंकि लंग्स और लीवर में ब्लड सप्लाई ज्यादा से ज्यादा बनाए रखना है, और ये ब्लड सप्लाई, ये ब्लड सर्कुलेशन इसलिए ज्यादा बनाए रखना है ताकि फेफड़ों के एल्वेलाई में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान या एक्सचेंज के समय ब्लड क्लॉट के कारण गैसों का एक्सचेंज में बाधा उत्पन्न होगा, और उस स्थिति में फेफड़ों में गैसों के सामान्य एक्सचेंज और ब्लड क्लॉट ना हो, इसके लिए ही फेफड़ों में हेपरिन ज्यादा बनते हैं। और आप सभी को मालूम होगा कि लंग्स के एल्वेलाई में
अशुद्ध रक्त को या इनप्योर ब्लड को प्योर ब्लड में कन्वर्ट किया जाता है। अशुद्ध ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के एल्वेलाई में चला जाता है और लंग्स के एल्वेलाई में जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में मिल जाता है, तब जाकर के इनप्योर ब्लड प्योर ब्लड में बदल जाते हैं। और उस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज के दौरान एल्वियोली में ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई होना जरूरी है और उस स्थिति में वहां पर ब्लड क्लॉट न बने, इसलिए ही लंग्स के एल्वियोलाई में या लंग्स में ज्यादा मात्रा में हेपरिन बनाए जाते हैं। लंग्स के मास्टर सेल के द्वारा हेपरिन ज्यादा मात्रा में बनाए जाते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार लंग्स में ज्यादा मात्रा में हेपरिन बनाए जाते हैं। इनके अलावा दूसरा जो कारण है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से लीवर या यकृत शरीर की केमिकल फैक्ट्री होते हैं। लीवर हमारे शरीर का क्या है? केमिकल फैक्ट्री होते हैं जिनमें विभिन्न पोषक तत्वों के सामान्य चयापचय तथा इन्फेक्शन के फिल्ट्रेशन के समय कोई ब्लड क्लॉट न हो और लीवर या यकृत यानी जिगर की कार्य सामान्य रूप से जारी रहने के लिए ही लीवर में हेपरिन ज्यादा बनते हैं। लीवर में भी मास्ट सेल होते हैं, उनके द्वारा ज्यादा मात्रा में हेपरिन लीवर के कोशिकाओं के द्वारा मास्ट सेल के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये लीवर और लंग्स में सबसे ज्यादा हेपरिन बनते हैं। 85% तक हेपरिन लीवर और लंग्स में बनते हैं, जिनके बनने का मुख्य कारण क्या है? लीवर और लंग्स में ज्यादा से ज्यादा जो ब्लड सप्लाई होते हैं ना उनके निश्चित कार्यों के लिए, तो उस समय ब्लड क्लॉट ना हो, इसलिए ब्लड को सामान्य सांद्रता में बनाए रखने के लिए, ब्लड थिनर का काम रखने के लिए ही हेपरिन ज्यादा मात्रा में बनाए जाते हैं। इनके अलावा दोस्तों जो हेपरिन जो होते हैं हमारे शरीर के मुख्य केमिकल तो है ही। हेपरिन का सामान्य उपयोग मुख्य रूप से थक्का रोधी या ब्लड थिनर के रूप में किए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से यह शरीर के अंदर नियमित रूप से यह अपना कार्य करते रहते हैं। यदि शरीर में मास्ट सेल की गड़बड़ी या हेपरिन की कमी हो जाए तब शरीर में ब्लड क्लॉट बनने लगते हैं या ब्लड गाढ़ा हो जाते हैं। ठीक है, तो हेपरिन का मुख्य काम क्या है? ये ब्लड क्लॉट बनने नहीं देता है, ब्लड को पतला बनाए रखते हैं, यानी कि ये थक्का रोधी का काम करते हैं। ठीक है, और ये नेचुरल रूप से प्राकृतिक रूप से शरीर के अंदर ये नियमित रूप से अपना काम करते रहते हैं और काम करते करते शरीर के हर कोशिकाओं तक ब्लड को पतला रखने का काम करते हैं, ताकि शरीर के हर कोशिकाओं को निश्चित मात्रा में जो फैक्टर चाहिए ब्लड के माध्यम से, जो संसाधन चाहिए ब्लड के माध्यम से उनको रिसीव कर सके। इसलिए ब्लड पतला रखने के लिए हेपरिन का बनना बहुत ही जरूरी है। अन्यथा अगर हेपरिन नहीं बनेगा तो ब्लड क्लॉट ज्यादा बनेगा और जब ब्लड क्लॉट ज्यादा बनने लगेंगे तो शरीर में कई जगह ब्लड वेसल्स में रुकावट आएंगे, ब्लड कैपिलरी में रुकावट आएंगे और जब ब्लड कैपिलरी में रुकावट आएंगे तो शरीर के अन्य सेल टिश्यू या कोशिकाओं को मिलने वाली जो जरूरत की जो चीजें हैं वो नहीं मिलने की वजह से कोशिकाएं या टिश्यू या अंग खत्म होने लगेंगे। ठीक है, मरने लगेंगे। ठीक है, या काम करना बंद कर देंगे। इसलिए हेपरिन बनना चाहिए और बनना जरूरी है ब्लड थिनर के लिए, ब्लड क्लॉट को खत्म करने के लिए। दोस्तों तब उस स्थिति में आर्टिफिशियल हेपरिन की जरूरत शरीर को पड़ती है। अगर शरीर में अगर हेपरिन कम बन रहा है या ठीक से नहीं बन रहा है तो उस स्थिति में शरीर में जो ब्लड क्लॉट ना बने या ब्लड पतला रहे या ब्लड थिनर के लिए शरीर के बाहर के जरूरत के अनुसार हेपरिन लेना पड़ता है ब्लड को पतला करने के लिए। और आर्टिफिशियल हेपरिन के लिए आजकल कई प्रकार की मेडिसिन या दवाइयाँ उपलब्ध है जो शरीर की जरूरत के अनुसार अलग अलग स्थिति में दिया जाता है। कई लोग को जिनको हार्ट की तकलीफ है, जिनका ब्लड गाढ़ा है या जिनके हार्ट में कोरोनरी ब्लॉकेज है या शरीर के कई अलग अलग जगह में अगर क्लॉट है तो उनको डिजॉल्व करने के लिए आजकल एस्पिरिन है, इकोस्प्रिन है, इस प्रकार के मेडिसिन उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, मगर अगर शरीर का अगर लीवर और लंग्स अगर सही मात्रा में काम करे, सही तरीके से काम करे तो बाहर से आर्टिफिशियल मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी और निश्चित ही लीवर और लंग्स के द्वारा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हेपरिन डेवलप किए जाएंगे, प्रोड्यूस किए जाएंगे शरीर के अंदर सर्कुलेट होने वाले ब्लड को पतला रखने के लिए, पतला करने के लिए। आर्टिफिशियल हेपरिन या मेडिकल में मिलने वाले हेपरिन मुख्य रूप से बैक्टीरिया, मछलियों के लीवर या सुअर के या पिग के विभिन्न अंगों के मास्ट सेल से निकाले जाते हैं। ठीक है, समझ गए?
तो आर्टिफिशियल जो हेपरिन जो होते हैं ना, वो कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? मछलियों के द्वारा, मछलियों के लीवर से, या बैक्टीरिया के द्वारा, या कई अन्य प्रकार के जानवरों के लीवर के माध्यम से, या उनमें मास्ट सेल है उनके माध्यम से, खास करके सुअर के जो अंग है उनके मास्ट सेल से हेपरिन ज्यादा मात्रा में निकाले जाते हैं। शरीर के जरूरत के अनुसार, रोगी को जरूरत के अनुसार ये आर्टिफिशियल हेपरिन दिए जाते हैं। ये हेपरिन आणविक भार के आधार पर 3 रूपों में होते हैं: अपरिष्कृत हेपरिन, कम आणविक भार वाले हेपरिन तथा अनियंत्रित हेपरिन। इस प्रकार से 3 अलग अलग रूपों में ये उनके आणविक भार के आधार पर हेपरिन होते हैं, और इनके अलग अलग आणविक भार के आधार पर ही वो शरीर के अंदर ब्लड में अपना कार्य करते रहते हैं। इनमें अनियंत्रित हेपरिन का उपयोग सबसे ज्यादा होता है, जो जानवरों के टिश्यू से तैयार किए जाने वाले पुरानी दवा के रूप में उपयोग होते हैं। अगर किसी के शरीर में हेपरिन नहीं बनता है तो इस प्रकार से ये तीनों प्रकार के जो अलग अलग भार वाले जो हेपरिन होता है उनका उपयोग आर्टिफिशियल औषधि के रूप में, दवाइयों के रूप में उपयोग होते हैं। और ये जो अनियंत्रित हेपरिन जो होता है उनका उपयोग सबसे ज्यादा होता है जो जानवरों के टिश्यू से तैयार किए जाते हैं, जो इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे पुराने हेपरिन के रूप में शरीर के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं, प्रवेश कराए जाते हैं। हेपरिन के कार्य ज्यादातर किडनी डायलिसिस, थ्रोम्बोसिस या रक्त के थक्कों के कारण आए बीमारियों, कोरोनरी ब्लॉकेज, डीवीटी यानी कि डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, या ज्यादा दिनों तक कैथेटर के उपयोग से स्किन यानी त्वचा की सरफेस में चिपक जाने से क्लॉट बन जाते हैं, जिसे डिजॉल्व करने के लिए हेपरिन का उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो हेपरिन का उपयोग कहाँ किए जाते हैं? शरीर में किसी भी प्रकार के क्लॉट, शरीर के किसी भी अंगों में या शरीर के किसी भी भागों में अगर ब्लड क्लॉट हुआ है तो उनको डिजॉल्व करने के लिए ही तो दिया जाता है। लेकिन ब्लड क्लॉट के कारण शरीर में आए कई विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो, चाहे कोरोनरी ब्लॉकेज हार्ट की बीमारी हो, चाहे किडनी में बीमारियां हो, है ना, या कैथेटर अगर अटक गया हो, जाम हो गया हो तो उनको निकालने के लिए ही, या किडनी में ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से किडनी खराब होने लगते हैं तो उस स्थिति में हेपरिन का उपयोग किया जाता है ताकि ब्लड सप्लाई उन अंगों में सही तरीके से हो जो ब्लड सर्कुलेशन की कमी के कारण उनमें तकलीफ आए हैं। ठीक है, तो ब्लड संचार जैसे जैसे बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे शरीर के सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स अपना निश्चित कार्य करना चालू कर देते हैं। और ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए, ब्लड को पतला बनाए रखने के लिए, ब्लड की सांद्रता को मेंटेन करने के लिए हेपरिन का सही मात्रा में सही समय पर बनना जरूरी है। दोस्तों, यदि शरीर में हेपरिन की मात्रा अगर ज्यादा हो जाए तो उस स्थिति में ब्लड अधिक पतले होने के कारण वेसल्स या अन्य भागों जैसे मसूड़ों, कानों, आंखों या मोशन आदि में रक्तस्राव दिखाई देने लगते हैं। कई बार आप देखते हैं मोशन में भी ब्लड दिखाई देते हैं, कभी कभी आंख एकदम लाल हो जाते हैं, कभी कभी मसूड़ों से भी ब्लड आते हैं, और कभी कभी कान के रास्ते से भी ब्लड आने लगते हैं, कभी कभी नाक के रास्ते भी ब्लड आ जाते हैं अपने आप। ठीक है, तो इनका कारण ये है कि ब्लड बहुत पतला हो जाते हैं, जिसके वजह से व्यक्ति को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी प्लेटलेट्स की कमी तथा एनीमिया यानी खून की कमी भी हो सकते हैं। अगर ब्लड जितना ज्यादा पतला होगा उतने ही ज्यादा ब्लीडिंग होगा, और जितना ज्यादा ब्लीडिंग होगा उतने ही शरीर में खून की कमी होंगे, और जितने शरीर में खून की कमी होंगे उतने ही शरीर में खून की कमी के कारण होने वाले बीमारियां डेवलप होने लगेंगे, जैसे एनीमिया या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान देना, खून का पतला होना, ज्यादा पतला होना नुकसानदायक होता है, खून का पतला होना नुकसानदायक नहीं है, मगर बहुत ही अधिक पतला होना नुकसानदायक हो सकते हैं। मगर ब्लड को निश्चित सांद्रता में बनाए रखने के लिए हेपरिन होना जरूरी है, और अगर ज्यादा हेपरिन हो जाए तो उस स्थिति में ही ब्लड ज्यादातर बहुत पतला हो सकता है। अन्यथा ब्लड नॉर्मल सांद्रता में मेंटेन रखने के लिए पर्याप्त हेपरिन लीवर, लंग्स या शरीर के अलग अलग मास्ट सेल के द्वारा बनाए जाते हैं। दोस्तों, हेपरिन के बारे में अभी हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे थे। ठीक है, और आप लोगों को मालूम होगा कि हेपरिन के बहुत सारे क्या है
हमारी न्यूरोथेरेपी में फार्मूला है। और हेपरिन फार्मूला कई अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे पी हेपरिन, ए हेपरिन, जी हेपरिन, ठीक है, टी हेपरिन, टी हेपरिन, एम हेपरिन, एक्स हेपरिन, ठीक है। इस प्रकार से कई अलग अलग हेपरिन है, मल्टी हेपरिन। और सभी हेपरिन का उपयोग शरीर में ब्लड को पतला बनाए रखने के लिए, ब्लड थिनर के लिए, ब्लड क्लॉट को घोलने के लिए, ब्लड क्लॉट बनने नहीं देना, और पुराने क्लॉट बना हुआ है तो उनको डिजॉल्व करने के लिए हेपरिन का उपयोग किया जाता है। सामान्य हेपरिन जो है, जिसे हम लोग पी हेपरिन के नाम से जानते हैं, पी फॉर प्लाज्मिन हेपरिन, ठीक है। तो पी हेपरिन सामान्यतः पुराने क्लॉट को घोलने के साथ साथ नए क्लॉट बनने नहीं देता है, जिनका न्यूरोथेरेपी में फार्मूला है 8 पेन 7 लीवर 8 चेस्ट ओनली, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सामान्य हेपरिन किसी भी बीमारी में जो ब्लड सर्कुलेशन की कमी के कारण आए हो या ब्लड क्लॉट के कारण आए हुए बीमारी में आप ये पी हेपरिन किसी भी कंडीशन में दे सकते हो, ठीक है। अगर म्यूकस जीरो में दर्द है तो ए हेपरिन दे सकते हैं, और ए हेपरिन का जो फार्मूला है 8 फेन 7 लीवर 8 चेस्ट ओनली 2 एसिड, ठीक है, 2 एसिड 4 चेस्ट ओनली 6 एडिया। ये क्या है? ए हेपरिन का फार्मूला है, तो ये आप दे सकते हैं। जी हेपरिन के लिए आपको 30 मेडुला 8 पेन 7 लीवर 6 8 चेस्ट ओनली देना है। 30 मेडुला 8 पेन 7 लीवर 8 चेस्ट ओनली देना है। तो इस प्रकार आप फार्मूला अलग अलग बना हुआ है हेपरिन के रूप में, जो अलग अलग केमिकल के साथ उनका उपयोग किए जाते हैं। अगर आपको ओरिजिनल रूप हेपरिन इनका करना है तो आप पी हेपरिन देंगे तो भी आपके शरीर में उतना ही अच्छा काम करेगा जितना बाकी हेपरिन का भी होना है, ठीक है। शुद्ध रूप में हेपरिन का उपयोग करिए। यहाँ पर कोई 26 प्रकार के हेपरिन नहीं है, ठीक है। ये कुछ लोग अपने तरीके से उनको डेवलप किया हुआ है, मगर हेपरिन अपने आप में एक शुद्ध रूप में काम करता है। ये किसी केमिकल के साथ मिलकर के काम नहीं करता है, ये याद रखना। आप हेपरिन के साथ सीरोटोनिन जोड़ दोगे तो कोई महत्व नहीं है, आप सीरोटोनिन को अलग दे दीजिए तो भी ज्यादा अच्छा है। हेपरिन को प्रोस्टाग्लैंडिन के साथ मिलाकर के देंगे तो इतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जितना आप प्रोस्टाग्लैंडिन को पहले उकसा लीजिए फिर आप ये हेपरिन को दीजिए, ठीक है। तो हेपरिन के शुद्धता को बनाए रखने के लिए आप फार्मूला दीजिए। इनके साथ किसी अनचाहे अन्य केमिकल को मिला करके आप बिल्कुल यूज मत करिए। जहां तक ये मेरा ही नहीं पूरे दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट का विचार है। आप देखते होंगे किसी भी जरूरत के समय में जो हेपरिन होता है वो मूल रूप में दिया जाता है, इनके साथ किसी और केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता या कॉम्बिनेशन नहीं दिए जाते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है दोस्तों। तो अभी के लिए बस इतना ही। इससे रिलेटेड कोई सवाल होगा तो आप लोग जरूर आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी हेपरिन के बारे में जितना भी हेपरिन जो गुरुजी के द्वारा बनाया गया है उनके बारे में जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा अगले वीडियो के लिए। तो अभी के लिए नमस्कार। Please like, share, subscribe my channel and please press the bell icon.